हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, हम क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है उसी के लिए जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इस 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना तो कल के एग्जाम में आपसे काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएगा। तो फ्रेंड, फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम पेपर जो होता है ना सभी स्कूल कॉलेजों का अलग अलग होता है। बोर्ड के द्वारा सभी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते, बल्कि सभी क्या करते हैं कि 8-10 स्कूल क्या करते हैं कि एक साथ अपना प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और अपने से अपना 8-10 स्कूल में बांट देते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में जो है ना बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए जो है ना आप लोग इस फेरे में नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन को कराएंगे ना ये अपने से हम लिए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम गेस किए जो आपके कल के एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराए कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ठीक, न्यूयॉर्क गए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी ने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो स्वतंत्रता पर या फिर समानता पर, और ऑप्शन सी भ्रातृत्व पर या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके कल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये जो है ना स्वतंत्रता पर, समानता पर और भ्रातृत्व पर, ये सभी पर आधारित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको बताना है कि द कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर अम्बेडकर के द्वारा या फिर अमेरिकांत के द्वारा या फिर मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, तो द कस्टम इन इंडिया जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को बतला रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना कल के एग्जाम्स में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो फ्रेंड जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है किसके कारण से? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि सेन साहब की कार की कीमत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 7,500 या फिर 8,500 रुपये या फिर 9,500 या फिर 7.5 लाख। तो फ्रेंड सेन साहब की जो कार की कीमत है ना 7,500 रुपये है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिए कल के एग्जाम्स के लिए क्या कराए कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार या फिर खोखा, और ऑप्शन सी खोखी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता है? तो किससे खतरा हो सकता है? खोखा से खतरा हो सकता है, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उच्च वर्ग या फिर मध्य वर्ग या फिर निम्न वर्ग, और ऑप्शन डी है शोषित वर्ग। ठीक है, तो विश्व के दांत जो कहानी है ना किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है, तो निम्न वर्ग को उजागर करती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि शहंशाह अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो शहंशाह अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शहंशाह की नई मोटर कार की, यहाँ पे आपको बताना है कि शहंशाह की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का शीशा किसने चुकनाचूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मदन ने या फिर कासू ने या फिर सोफर ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई ने। ठीक है, तो शहंशाह की जो नई मोटर कार का जो पिछला बत्ती का जो शीशा था ना किसने चकनाचूर कर दिया था, तो ये आप लोग को बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, कासू हो जाएगा। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो पांचों बहनें थी ना किसकी थी, खोखा की थी। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड एक एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा प्रश्न ये कराएगी झोपड़ी और मोहर की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी झोपड़ी और मोहर का लड़ाई होता है तो अक्सर कौन जीतता है, महल वाले जीतते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन वाला ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। ठीक है, तो मदन ने खोखा के जो ना कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो विष की दांत कहानी है ना मोटर कार किसकी थी, तो ये आपको बताना है, तो शहंशाह की थी। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ठीक है, तो फ्रेंड मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दारिश क्या है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको तो सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दारिश एक प्रकार का क्या है, चांदी के सिक्के। इसे आपको यहाँ पे सोने के सिक्के। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में हिंदी के दिन पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में देंगे, क्योंकि आप जो है ना सभी क्वेश्चन को कम समय में आप लोग जो है ना मतलब पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो है ना इसे नोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना इजीली याद हो जाएगा। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों हम इसका पीडीएफ हम फ्री अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, तो पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कीजिएगा ये भी बताएंगे। ठीक है, तो जब तक देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हेकल को या फिर हरकस को, और ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स को या फिर विलियम जोन्स को। ठीक है, तो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वही आपको बताना है, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो वही आपको बताना है। तो नीति कथा अध्ययन क्षेत्र में क्या हुआ है, भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का जो वेदांती कहा है ना किसे कहा है, वही आपको बताना है। तो मैक्स मुलर जी को कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।
क्या करा है कि हरकस थे। ऑप्शन ए में आपको तो भूवैज्ञानिक या फिर वनस्पति वैज्ञानिक या फिर रवेद वैज्ञानिक, और ऑप्शन डी में आपका दिए विधि शास्त्री। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हरकस थे ना कौन थे, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि महारानी विक्टोरिया, यहाँ पे आपको बताना है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको यतीन्द्र मिश्र को या फिर मैक्स मुलर को, और ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी को या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मतलब मैक्स मुलर को की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है ना कहाँ पे हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था ना, किसने किया था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ईश्वर पेटलीकर ने या फिर रूसो ने या फिर मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन डी है सातकुड़ी होता ने। ठीक है, तो फ्रेंड मेघदूत का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था ना, किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का, यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, काफी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो ऑप्शन ए में आपको रामकृष्ण परमहंस ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या फिर महात्मा गांधी जी ने या फिर राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो फ्रेंड मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या करा है कि प्लेटो और कांट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो प्लेटो और कांट थे ना महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो सच्चा भारत कहाँ पे बसता है, गाँव में बसता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड कट और केन का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था ना, किसने किया था वही आपको बता देना है। तो मैक्स मुलर ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या कराएगी, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नगरों में या फिर महानगरों में या फिर गाँवों में, और ऑप्शन डी है मंदिरों में। ठीक है, तो भारत का सबसे ज़्यादा आबादी जो है ना कहाँ पे बसता है, महानगरों में बसता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 का जो होगा ना दोस्तों, यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कितना कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ पे बसता है, तो गाँव में बसता है। यानी कि हिंदी बुक के हिसाब से ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आबादी पूछ रहा है, जनसंख्या ने पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ 29वां प्रश्न क्या कराए कि संस्कृत की पहली विशेषता इसकी क्या है, प्राचीनता है या फिर नवीनता है या फिर सरलता है या फिर वैज्ञानिकता है। ठीक है, तो फ्रेंड संस्कृत की जो पहली विशेषता है ना, क्या इसकी प्राचीनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विधा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विधा है, ये जो है ना ललित निबंध एक तरह का, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि ललित निबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से ललित निबंध कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो मछली या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर बहादुर, और ऑप्शन डी है नौबात खाने में विवादत। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो ललित निबंध होगा ना, क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो रचनाकार है ना कौन है वही आपको बताना है। तो नलिन विलोचन शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर गुणाकर मूल्य है या फिर अमरकांत है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, एक प्रश्न को आप लोग जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा लाइव चैट में। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था ना कब और कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी था ना, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, बलिया में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था, दुबे छपरा था। ठीक है, बलिया के एक गांव का नाम है दुबे छपरा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नाखून प्रतीक है। तो फ्रेंड ये जो नाखून प्रतीक है ना किसका प्रतीक है वही आपको बताना है। ठीक है, तो नाखून जो प्रतीक होते हैं ना पाशवी वृत्ति का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ 35वां प्रश्न क्या करा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं वही आपको बताना है। तो बर्वता समापन हेतु। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये बात किसने कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होती, ये बात किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे, इनके साथ साथ जो है ना कल फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में 100% ये बहुत सारे प्रश्न जो है ना पूछ सकते हैं, इसलिए एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न ये करा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना, इंद्र का वज्र बना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि कूटज के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड कूटज के जो रचनाकार है ना कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख है ना किस प्रदेश से मिलते हैं, तो दक्षिण प्रदेश से मिलते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ना, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सदी से मिलने लग जाते हैं नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख, वही आपको बताना है। ठीक है, तो 11वीं सदी से मिलने लगते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करा है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देवनागरी लिपि में जो भाषा लिखी जाती है ना, हिंदी लिखी जाती है, नेपाली और मराठी, यानी कि ये सभी भाषा लिखी जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 42वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख मिलने लगते हैं ना, कब से मिलने लगते हैं, तो 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिंदी के जो आदि कवि है ना कौन है, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सरपाद है, हिंदी के आदि कवि माना जाता है इसे। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि बहादुर के चले जाने के बाद किसी अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। ठीक है, वही आपको बताना, लेखक को या फिर निर्मला जी को या फिर किशोर को या फिर और रिश्तेदार को। ठीक है, तो बहादुर के चले जाने के बाद किसी अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, वही आपको बताना है। तो लेखक को हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन भी दिया हुआ, लेखक को, ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या करा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। ठीक है, तो जो बहादुर शीर्षक कहानी था ना उसका निर्मला कौन था, तो लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड बहादुर जो है ना नेपाल से भाग कर आया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ठीक है, जो बहादुर शीर्षक कहानी था ना इसमें किशोर कौन था वही आपको बताना है। ठीक है, तो लेखक का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या करा है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, तो फ्रेंड बिरजू महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे वही आपको बतलाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सितार या फिर गिटार या फिर हारमोनियम या फिर परिक्तु सभी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते, तो सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे और हारमोनियम, यानी कि ये सभी बजाते थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि बिरजू महाराज का संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड बिरजू महाराज का जो संबंध है ना किससे है, तो कथक नृत्य से। ये प्रश्न आपको बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 50वां प्रश्न क्या करा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बाबू जी को या फिर चाचा जी को या फिर अम्मा को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है ना अम्मी को मानते थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 कल के एग्जाम्स के लिए फर्स्ट टर्मिनल के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया दोस्तों, आपका पूरे बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है ना, तो सभी स्कूल कॉलेजों में क्या होता है कि बिहार बोर्ड से यहाँ पे जो है ना जो टर्मिनल वाला एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्मिनल है या फिर सेकंड टर्मिनल है। ठीक है, तो जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षा होता है ना एग्जाम में जो टेस्ट लिया जाता है, तो वो लोग क्या करता है कि खुद से क्वेश्चन को छपाता है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है ना, तो सभी स्कूल मिल करके उस क्वेश्चन को छपाता है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सबका क्वेश्चन एक होगा, सबका क्वेश्चन सेम होगा। तो फ्रेंड सबका क्वेश्चन सेम कब कब होता है, तो सेंटअप एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में, ये दोनों एग्जाम में क्या होता है कि सबका क्वेश्चन सेम होता है। इसमें आप लोग क्लियर हो जाइएगा। अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना कि मतलब अगर आप वीडियो देख लेते हैं यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, होता है कि मतलब सेंटअप एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मतलब जो टर्मिनल एग्जाम है, तो टर्मिनल एग्जाम के लिए जो है ना दोस्तों क्या करता है कि क्वेश्चन ला लेता है और दूसरे के क्वेश्चन को पढ़ाने से वो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं ना, ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इस तरह का आप लोग को वीडियो देखिएगा। ठीक है, ताकि आप जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, इनके साथ साथ जो है ना आपके टर्मिनल एग्जाम में ये सभी प्रश्न 100% आने की उम्मीद है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये डब्ल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या कहाँ पे हुआ था, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से बताइए। और दोस्तों जब अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं, है ना, टेस्ट वगैरह लगता है तो टेस्ट वगैरह के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं, वीडियो के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं, और पीडीएफ भी फ्री में मिलते ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना कल के एग्जाम्स में अच्छी तरह से नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, और रहा बात ये कि जो भी विद्यार्थी अभी तक आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है ना, तो जल्दी से ये टेस्ट दे दीजिए। वेबसाइट पर जो ना टेस्ट चल रहा है दोस्तों, आज का टेस्ट जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, और आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग फ्री में कैसे यहाँ पे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं सभी विषय का। तो फ्रेंड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा, उसके बाद सर्च बार में लिखना पड़ेगा measuretargets.com। ठीक है, तो जैसे लिखते हैं ना, तो इस तरह यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा, मैट्रिक एग्जाम। तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते हैं ना, तो अगर आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी सोल्यूशन का फुल सोल्यूशन चाहिए ना साइंस का, तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करके इसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों आप ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो जल्दी से जाइए दोस्तों,
धमाकेदार यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो फटाफट से टेस्ट को दे दीजिए। बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का ऑब्जर्व क्वेश्चंस का टेस्ट चल रहा है, अभी तक जो भी विद्यार्थी नहीं दिए तो जल्दी से जाइए और यहाँ पे स्टार्ट के बटन क्लिक करके जो ना टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है। और इनसे पहले जो भी विद्यार्थी ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं या फिर यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी का क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हैं तो सिंपली इसमें आपको क्लिक करना होगा मेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर आपको चाहिए तत्व का आवर्त वर्गीकरण से तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे जो है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो देखने पा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से जो है 100% बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं और इस तरह आप लोग जो है ना इजीली पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में धमाकेदार प्रश्न यही से भी आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है दोस्तों, तो इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं इजीली। और टेस्ट को दे दीजिएगा दोस्तों जो भी विद्यार्थी नहीं दिए हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।